Okay, so welcome you all in lecture of thermal radiation. This is the first lecture of thermal radiation, and agenda of this class we will discuss about the introduction of thermal radiation, concept of black body, Stephen Boltzmann law, Planck's law, Wien's displacement law, emissivity एंड टाइप ऑफ बॉडी। मोस्टली इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप पहले भी कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने उनको बहुत ही लिमिटेड पैटर्न में पढ़ा था। इनका जो बेसिक जो प्रेजेंटेशन है, से फॉर एग्जांपल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है या प्लैंक्स लॉ है, इसको आपने बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो या प्लैंक्स लॉ हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन। क्लियर? याद करिए, मैंने स्टार्टिंग की क्लास, जब मैंने एचएमटी की क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र मोड के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि देयर आर द 3 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र मोड्स: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड दिस इज द रेडिएशन। क्लियर? तो रेडिएशन बेसिकली मुझे थर्मल रेडिएशन के बारे में करना है, क्योंकि रेडिएशन इज़ अ वेरी लॉन्ग पार्ट, या बहुत बोले कि डेप्थ में पार्ट है। तो मैंने आपको थर्मल रेडिएशन के बारे में ये कहा था कि इन द थर्मल रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद और विदाउट मीडियम अवेलेबिलिटी। अगर थर्मल रेडिएशन को देखें तो जैसे कंडक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है, कन्वेक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट है हीट ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन थर्मल रेडिएशन में कन्वेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक स्टेटमेंट में और एडअप करता हूँ, और वो ये कि थर्मल रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर मीडियम अवेलेबल है तो क्या थर्मल रेडिएशन नहीं हो रहा होगा? यस, ऑफ कोर्स हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पर अगर आप क्वांटिफाई करेंगे तो मीडियम अवेलेबिलिटी में कन्वेक्शन का पोर्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द थर्मल रेडिएशन। क्लियर? लेकिन अगर मीडियम अवेलेबल नहीं है तो हीट ट्रांसफर केवल और केवल रेडिएशन की वजह से ही होगी। इज दैट क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल मैटर्स, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? ऑल मैटर्स अबव अ टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर? जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर अबव एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो से अबव टेम्परेचर है, मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करता हूं, एट अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर या उससे ज्यादा पर है, तो their sensible internal energy in all direction, they emit all sensible internal energy। जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, सेंसिबल इंटरनल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिबल इंटरनल एनर्जी। तो ऑल सेंसिबल इंटरनल एनर्जी इज एमिटेड बाय द मैटर। क्लियर? इफ इट इज मेंटेन्ड एट और अबव एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दिस एमिशन ऑफ एनर्जी इज रिफर्ड, मैं आपको कर्सर जहाँ पे है मेरा, आप वहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस एमिशन ऑफ एनर्जी इज रिफर्ड टू एज अ रेडिएशन। क्लियर? इसी चीज को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो डिस्कशन यहाँ पर करवा रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ वो थर्मल रेडिएशन के बारे में है, ना कि रेडिएशन के बारे में। थर्मल रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ रेडिएशन। Radiation is a very मैं एक तरह से बोलूँ, इट्स अ वेरी डेप्थ ऑफ कोर्स। क्लियर? कि आप जो अगर है रेडिएशन केवल, तो रेडिएशन के लिए एक सब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर? तो उस रेडिएशन का एक पार्ट है थर्मल रेडिएशन, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जो ये एमिशन हो रहा है इसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। देयर आर द 2 थ्योरीज विच एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मैटर। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रेडिएशन को 2 तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वन थ्योरी व्यूज रेडिएशन एज अ प्रोपगेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टर्म एज फोटॉन और क्वांटम। क्लियर? ये फोटॉन या क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रेडिएशन का मतलब क्या है। लेकिन हम लोग क्वांटम फिजिक्स में ना जाके हम दूसरा इसका व्यू पकड़ते हैं और दूसरा व्यू इसको समझते हैं। इन अनदर व्यू, radiation is considered as the propagation of electromagnetic wave। क्लियर? तो मैं यहाँ पर रेडिएशन की थ्योरी को 2 तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक तो क्वांटम फिजिक्स से डिस्क्राइब किया जा सकता है और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। तो द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
and hence it is called a electromagnetic radiation. क्लियर? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, उसी तरह से कुछ अप्रोच का यहाँ पर भी डिफरेंस है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो क्वांटम फिजिक्स देख रहे हैं, और अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में देख रहे हैं. इज दैट इज लाइक explanation. So next one is when radiation इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है. क्लियर? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम क्या है, वो स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है. दिस इज द वेरी लॉन्ग बैंडविड्थ 10 to the power -9 to 10 to the power 10. Clear? This is the bandwidth of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. ये मैंने लिखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है. दिस इज वेरिएबल फ्रॉम 10 to the power -9 to 10 to the power 10. क्लियर? अब इसमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रिकल पावर वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, थर्मल रेडिएशन का पार्ट ये है. इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इंफ्रारेड है, विजुअल रेंज है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है और कॉस्मिक रे है. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इज स्प्रेड फ्रॉम 10 to the power -9 to 10 to the power 10. ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है. When radiation is termed as an electromagnetic wave, the radiation from a body at a absolute temperature T is considered to have been emitted at all wavelength from 0 to infinity. Clear? ये 0 to infinity के बीच में यहाँ पर emissions होते हैं. The wave nature of a thermal radiation implies that the wavelength lambda should be related to the frequency of radiation. जनरली फ्रीक्वेंसी को f से कई बुक्स में लिखते हैं, इसमें न्यू से डिनोट किया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू. क्लियर? आपने पढ़ा भी होगा एनर्जी, मैं यहाँ पर एनर्जी भी लिख रहा हूँ. उसकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है, दिस वन इज इक्वल टू, दिस इज एच सी बाई लैम्डा. क्लियर? एच सी बाई लैम्डा. अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप दिस एनर्जी, जो एनर्जी एमिट हो रही है, दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यानी लैम्डा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जितनी भी पॉजिटिव हैं, यानी 10 to the power 10 अगर आप यहाँ पर वेवलेंथ देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर वेव्स की जो एनर्जी है, जो एमिशन की एनर्जी है वो सबसे कम होती है. और सबसे छोटा वेवलेंथ क्या है, 10 to the power -9, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक रेज. तो कॉस्मिक रेज में आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. वाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. और यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू मैंने जो लिखा है, न्यू इज टर्म्ड एज अ फ्रीक्वेंसी. सो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं. वेयर सी इज द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन इन द मीडियम. इफ द मीडियम ऑफ रेडिएशन इज वैक्यूम, द स्पीड सी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. ये एक जो, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका जो सन से एनर्जी आपके अर्थ पर आती है. क्लियर? जो सन से एनर्जी ट्रेवल होकर अर्थ पर आ रही है, वो एनर्जी में जो पोर्शंस है, उन पोर्शंस में मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो थर्मल रेडिएशन का ही रहता है, या मैं बोलूँ कि रेडिएशन का रहता है. थर्मल रेडिएशन में एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, रेडिएशन का रहता है. क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऊपर जहाँ पर वैक्यूम है वहाँ पर मीडियम अवेलेबिलिटी नहीं है, और वहाँ पर जो प्रोपोगेशन हो रहा है एनर्जी का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में हो रहा है. और किस स्पीड से हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से. एंड दिस इज द 2.9979 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस फिगर, ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज द सब डिवीजन ऑफ रेडिएशन एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. क्लियर? अब मैं पूरा वेव स्पेक्ट्रम, मैंने कहा ये आपके कोर्स में नहीं है तो मैं पूरा वेव स्पेक्ट्रम नहीं डिस्कस करने वाला हूँ. आप अगर देखें तो 10 to the power -1 to 10 to the power 2, ये रेंज अगर आप देख रहे हैं, सॉरी ये रेंज अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस रेंज में, ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी रेंज है? थर्मल रेडिएशन की रेंज है. क्लियर? और मज़े की बात इसमें ये है कि इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे अबाउट 0.676, ये जो पोजीशन है, दिस इज अबाउट 0.76. क्लियर? 0.76. ये अगर आप देखेंगे तो ये 0.76 से 10 to the power 2 तक, ये क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन है. क्लियर? 0.76 से अबाउट ये 0.35 अप्रॉक्स रहता है. तो 0.76 से 0.35 अप्रॉक्स, दिस इज द विजुअल रेंज. क्लियर?
और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज आती है। तो अगर आप इस पूरे थर्मल रेडिएशन में देखें ध्यान से कि इस थर्मल रेडिएशन में एक तो इंफ्रारेड पूरी तरह से कवर हो रहा है, पूरा पूरा इंफ्रारेड इसके अंदर आ रहा है और विजुअल रेंज आ रही है, लेकिन अल्ट्रावायलेट का कुछ पोर्शन आ रहा है। अगर आप देखो इसको मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट का कुछ पोर्शन आ रहा है, विजुअल का पूरा पोर्शन है, और इसके साथ में आपका जो इंफ्रारेड का है वो पूरा पोर्शन है। यानी अगर थर्मल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का और विजुअल रेंज का रेडिएशन का, ये दोनों पूरी तरह से कंप्लीटली उस वेवलेंथ के अंदर आते हैं, उस स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट का कुछ पोर्शन आता है। अब अगर इनमें एनर्जी वाइज अगर आप बात करोगे तो अल्ट्रावायलेट जो एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट एनर्जी वो कम होती है एज कंपेयर टू द इंफ्रारेड रेडिएशन और विजुअल के रेंज में। क्लियर? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू होगी उतना एनर्जी कम होगी। आई एम सो सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। अल्ट्रा वायलेट के केस में एनर्जी के टर्म्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अल्ट्रा वायलेट में जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द विजुअल रेंज, और विजुअल रेंज से ज़्यादा, विजुअल रेंज से कम एनर्जी किस में होगी? इंफ्रारेड में। वाई? बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट, इसलिए इंफ्रारेड में एनर्जी कम होगी, अल्ट्रावायलेट में एनर्जी ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक का कॉन्सेप्ट था थर्मल रेडिएशन का और प्रोपोगेशन का, कि कैसे प्रोपोगेट करता है, और हमारा जो एरिया है वो केवल थर्मल रेडिएशन का एरिया है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी डिस्कस कर रहा हूँ, और ये चीज़ बहुत समझनी जरूरी है कि ब्लैक बॉडी क्या है। इसमें बहुत से मिथ है, और आप भी हमेशा यही सोचते हैं कि कोई भी चीज़ जो ब्लैक सरफेस है उसको आप ब्लैक बॉडी मान लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझिए। मैंने इसको बहुत इलॉबरेट करके लिखा है। आप देखिए, अ बॉडी एट अ टेम्परेचर above absolute zero, clear, emits radiation in all direction over a wide range of a wavelength. Clear? इतनी बात समझ में आ गई? The amount of radiation from the surface of a body at a given temperature and at a given wavelength depend much. अब ये देखिए, जो रेडिएशन है वो रेडिएशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट अ गिवन वेवलेंथ डिपेंड्स much on material of the body and the nature of its surface. क्लियर? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी अगर सपोज करो एक आपने प्लास्टिक की शीट कंसीडर की है और एक मेटल की शीट कंसीडर किया है, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों को सेम टेम्परेचर आपने दिया, मान लिया आपने उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों को दिया, तो अगर आप इसमें रेडिएशन देखेंगे तो दोनों में रेडिएशन अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? बिकॉज मटेरियल की जो बॉडी है, ठीक है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस कहने का मतलब यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस, कि आप उसको प्लेन रख रहे हैं उस सीट को, या आप उसको कर्वेचर कर रहे हैं, या आप उसका सिलेंडर बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ सरफेस और मटेरियल ऑफ द बॉडी, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है थर्मल रेडिएशन के लिए, कि अगर आपको रेडिएशन देखना है तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो अगला चीज़ ये, अब अगर ये इन पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये है, देयरफॉर different bodies emit different amount of radiation even under identical temperature, जैसे मैंने आपसे कहा, even in identical condition, for the purpose of comparison of radiative properties of a real surface. A concept of idealized surface has been made, clear, has been made, which is perfect emitter and absorber. This is the perfect emitter and absorber of the radiation. This ideal surface is known as the black body. आप लोगों ने जो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन पढ़ी है वो सिंपल एक ही चीज़ पर बोलते हैं आप, ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एमिट मैक्सिमम एमिट द हीट ट्रांसफर एंड मैक्सिमम एब्जॉर्ब हीट ट्रांसफर। यानी एक ऐसी बॉडी जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर सकती है और सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं। उसी चीज़ को मैंने एलॉबरेट करके यहाँ पर लिखा कि ब्लैक बॉडी कोई भी रियल बॉडी नहीं होती है, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये बोलते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एमिटर है। परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये एक रियल बॉडी है और ये एक ब्लैक बॉडी है। रियल बॉडी में जो ये एमिशंस हो रहे हैं, आप देखें कि हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन नहीं है, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लिया कोई भी रिसीवर आपने यहाँ पर लगाया है और उस रिसीवर में आप देखना चाहते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफ़र कर रही है रियल बॉडी इस बॉडी को, तो डेफिनेटली ये इस पर डायरेक्शन पर डिपेंड करने लगेगा कि पर्टिकुलर आप जिस डायरेक्शन पर हैं वहाँ
मान लिया इस डायरेक्शन पर है तो यहाँ पर कुछ हीट ट्रांसफर आ रही होगी, और अगर आप इस डायरेक्शन पर हैं तो कुछ अलग हीट आ रही होगी। तो डेफिनेटली आप एक जनरलाइज फॉर्म नहीं बना सकते। उसके लिए ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट में बोला गया इट्स अ परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एमिटर कहने का मतलब ये होता है कि वो बॉडी जिसमें हर एक डायरेक्शन पर किसी भी एंगल पर आप खड़े होकर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक डायरेक्शन पर सेम पोर्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड। क्लियर? दैट मीन्स अगर आपका रिसीवर यहाँ पर है तो वही सेम एनर्जी मिलेगी, अगर रिसीवर यहाँ पर है तो भी सेम एनर्जी मिलेगी, अगर रिसीवर यहाँ पर है तब भी सेम एनर्जी मिलेगी। तो आपको इस तरह का एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा, और वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये एक्सप्रेस करता है कि आपका हर डायरेक्शन में जो रेडिएशन है वो यूनिफॉर्म है। क्लियर? इसीलिए इसको परफेक्ट एमिटर बोला गया। और ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी, यानी हर एक डायरेक्शन से अगर इसमें हीट ट्रांसफर की जा रही है तो वो सेम हीट ट्रांसफर होगी जैसे कि रियल बॉडी में नहीं होती है। क्लियर? तो इस तरह का एक जो हाइपोथेटिकल बॉडी क्रिएट की गई उस बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इसमें ब्लैक वर्ड का कोई सेंस नहीं है कि आप कोई भी सरफेस जो ब्लैक आप देख रहे हैं उसको आप बोलते हैं कि नहीं ये ब्लैक बॉडी है। क्लियर? आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा है वायलेट करके, आपने जो पढ़ा है उसमें वेवलेंथ में देखेंगे तो ब्लैक बॉडी की जो ब्लैक बॉडी का जो या ब्लैक कलर का जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि आप विजुअल रेंज, जैसे मैंने कहा कि जो थर्मल रेडिएशन में विजुअल रेंज है वो विजुअल रेंज मैक्सिमम विजुअल रेंज एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लैक सरफेस को देख रहे हैं तो आप कहीं पर भी ब्लैक व्हाइट कई तरह के कलर रखें तो आप ब्लैक के ऊपर देखेंगे तो आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि विजुअल रेंज ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पर। क्लियर? तो जनरली अगर आप एक ब्लैक का पूरी तरह से ब्लैक सरफेस है और एक दूसरा नॉर्मल सरफेस है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फॉर एनालिसिस पर्पस हम ब्लैक सरफेस को ये बोल सकते हैं कि इसमें जो एमिशन हो रहा है या जो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है रेडिएशन वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो दूसरा सरफेस आपने कंसीडर किया। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप उसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोई भी रियल सरफेस फॉलो कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्लैक बॉडी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ of black body emits more radiation energy than any real body. Definitely, मैंने जैसे पहले आपसे कहा। दूसरा, a black body absorb all incident radiation regardless of wavelength and direction. ये wavelength और direction पर डिपेंड ही नहीं करता। डायरेक्शन कोई भी हो, वेवलेंथ कोई भी हो, सारा का सारा ये इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ब्लैक बॉडी एमिट्स radiation energy uniform in all direction, that is a black body is a डिफ्यूज एमिटर। ये वर्ड याद रखिएगा, डिफ्यूज एमिटर, जिसको मैंने परफेक्ट एमिटर बोला था। दिस करेक्ट वर्ड इज डिफ्यूज एमिटर। दैट मीन्स इफ एनी बॉडी इज कंसिडर्ड एज द डिफ्यूज एमिटर, दैट मीन्स इट्स अ ब्लैक बॉडी। व्हाई? बिकॉज रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म। द टर्म डिफ्यूज मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताने जा रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा हो या कोई, उसमें सब में जो एक हाइपोथेसिस यूज़ की गई है वो हाइपोथेसिस ये यूज़ की गई है कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो हम रेडिएशन एनर्जी निकाल रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी ब्लैक बॉडी की है। दैट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल ब्लैक एनर्जी है, उससे कम ही एनर्जी होगी रियल बॉडी के। इसलिए ब्लैक बॉडी के एमिशन एंड पावर को या एमिशन एनर्जी को हम लोग EB से डिनोट करते हैं, यानी B अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स इट्स अ ब्लैक बॉडी। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। इसको आपने पहले नहीं समझा, आप हमेशा सिंपली ये बोल देते हैं कि ब्लैक बॉडी। तो रियल बॉडी का क्या? क्योंकि हमको यहाँ पर तो रियल बॉडी देखनी है। क्लियर? हर चीज़ ब्लैक बॉडी नहीं होती, हमको तो रियल बॉडी का कंसीडर करना है। तो ब्लैक बॉडी एक आपका प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करके दे देता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एमिशंस इसमें यही हो सकता है। क्लियर? इससे कम एमिशंस के लिए आप रियल बॉडी को कंसीडर कर सकते हैं। एनीवे, मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, जो अगर इसके स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेडिएशन this law states that the radiation energy emitted by the black body per unit time and per unit surface area। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा मैंने द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। क्लियर? यानी रियल बॉडी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये ब्लैक बॉडी के बारे में बात हो रही है। रियल बॉडी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर रहा हूँ केवल ब्लैक बॉडी की। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ब्लैक बॉडी। So emitted by the black body per unit time and per unit surface area
इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये सरफेस है, तो इसका अगर जो टेम्परेचर, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखने का मतलब हो गया दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। क्लियर? नेवर कैलकुलेट दिस थिंग इन अ डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज होल कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड। क्योंकि आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में या आपने जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देखा उसमें यही तो आपने बोला है कि इफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी है लिविंग और नॉन लिविंग which are maintained at absolute zero या above absolute zero temperature, it emit the sensible energy। तो sensible internal energy अगर वो emit कर रही है तो उसमें temperature क्या चाहिए? absolute। तो absolute temperature always calculated in Kelvin because 0 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to 273। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर्स आएंगे वो सारे के सारे केल्विन में कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू surface area of that body and its temperature। Now the important thing is the surface area। if you change the nature of surface मैंने जैसे कहा आपने ये प्लेन कंसीडर किया, इसी को आप कर्वेचर कर दीजिए, तो कर्वेचर करने में सरफेस एरिया कुछ चेंज हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर चेंज होगा तो आपका जो एमिशन का पावर है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते ही यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। दिस सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। क्लियर? तो ये आप अगर देखो कि ये एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, आपने भी यही पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक्चुअल में ये एक इंटीग्रल फॉर्म में है, मैंने वो इंटीग्रल फॉर्म जानबूझ के नहीं लिखा, लेकिन वो फॉर्म में लिखने वाला हूँ अभी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपने ये जो इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी आपने कंसीडर किया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ एंड द डायरेक्शन। ये वेवलेंथ और डायरेक्शन से अलग इंडिपेंडेंट है। लेकिन सपोज करो कि आपको पर्टिकुलर किसी भी लैम्डा के लिए से, मैंने क्यों बोला ऐसा कि यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, सॉरी यहाँ से ये रेडिएशन जा रहा है, यहाँ से ये रेडिएशन जा रहा है, यहाँ से ये रेडिएशन जा रहा है, हर एक का कुछ ना कुछ अलग अलग लैम्डा अगर मैं मान रहा हूँ, अलग अलग लैम्डा है, और आपसे पर्टिकुलर इस यहाँ पर पूछ लिया कि व्हाट इज द एनर्जी एमिटेड फॉर लैम्डा वन की एनर्जी क्या होगी? क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में ध्यान रखिएगा, इट इज दिस ईबी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। क्लियर? एंड डेफिनेटली दिस इज लैम्डा, कि ये किसी भी लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। लेकिन अगर मैं इसको डिपेंडेंट बनाऊं लैम्डा से, तो उसी चीज का इम्प्रूवमेंट है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ में क्या हुआ, इसका इम्प्रूवमेंट किया गया। देखिए ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, ये चीज आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, लेकिन प्लैंक्स लॉ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का एक मॉडिफिकेशन है। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव्स द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। वो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स में नहीं बताती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स पर अलग अलग होगा, और उसका समेशन टोटल जो है वो आप वो देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। प्लैंक्स लॉ में आप स्पेसिफिकली किसी भी लैम्डा का इमिसिव पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव्स द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट टू द ब्लैक बॉडी सरफेस, बट sometimes we need to know the emissive power of a black body at particular wavelength. Then we need to calculate स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि आप कहें कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी में जो एमिशन हो रहे हैं वो एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑन द लैम्डा। क्लियर? वो किसी भी डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करते और वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करते। यस ऑफकोर्स आपका बात सही है, लेकिन आपको सपोज करो कि एक बॉडी है जिसमें टेम्परेचर T1 है, तो डेफिनेटली एट दिस टेम्परेचर जो उसमें एमिशंस निकल रहे होंगे वो लैम्डा होगा, कोई भी लैम्डा 1 मान लेते हैं। एट टेम्परेचर T2 जो वेवलेंथ निकल रही होगी वो लैम्डा 2 होगी। क्लियर? अब उसमें डायरेक्शन पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जो लैम्डा 2 है तो लैम्डा 2 को मैं फ्रैक्शन वाइज अगर डिवाइड करूँ, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन में वो चीज़ डिवाइड होगी। देखिए मैं डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। इसमें इनफाइनाइट डायरेक्शन में ये डिफाइड इस तरह से एमिशंस हो रहा है, इस तरह से ये एमिशंस कंसीडर किए जा रहे हैं इनफाइनाइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप इसको परफेक्ट एमिटर मान रहे हो, क्लियर? अगर इसको आप परफेक्ट एमिटर मान रहे हो तो इसका मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में एमिशन सेम है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो कि पर्टिकुलर मान लो कि यहाँ पर ये लैम्डा 1 है, यहाँ पर ये लैम्डा 2 है, यहाँ पर ये लैम्डा 3 है, तो अगर मैं टोटल एमिसिव पावर देखूंगा तो टोटल एमिसिव पावर मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से निकाल सकता हूँ।
लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली केवल इस लैम्डा के लिए देखना है कि कितनी इमिसिव पावर होगी, तो वो प्लैंक्स लॉ से निकालेंगे। तो आप ये बात समझ लीजिए कि प्लैंक्स लॉ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आप टोटल इमिसिव पावर निकालते हैं, और प्लैंक्स लॉ में आप इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है कि पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, देन वी नीड टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल, this is the spectral black body emissive power, which is defined as the amount of radiation energy emitted by a black body per unit time, per unit surface area and per unit wavelength about the wavelength lambda at thermodynamical temperature T, या इसको absolute temperature T भी बोल रहा हूँ मैं। Clear? As per the Planck's law, spectral emissive power of a black body per unit wavelength is calculated like this। ये आपका फार्मूला है प्लैंक्स लॉ का। EV लैम्डा T इज इक्वल टू C1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ C2 लैम्डा T माइनस 1 वाट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर। क्लियर? तो ये माइक्रोमीटर जो इसमें ऐड हुआ है, ये आपको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बताता है। यहाँ पर C1 2 पाई hc0 स्क्वायर, H आपको मालूम है प्लैंक्स कोएफिशिएंट है, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं कैलकुलेट करने वाला हूँ। C1 की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, और C2 की ये वैल्यू होती है hc0 अपॉन k। ठीक? The above formula for surface in vacuum or gas, but its surface in another medium। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला केवल वैक्यूम के लिए या किसी भी गैस के लिए है। लेकिन अगर आप इसको वाटर किसी भी लिक्विड में कंसीडर करते हैं, तो जो C1 वैल्यू है वो C1 बाई n स्क्वायर हो जाएगी, वेयर n इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मीडियम। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। तो दिस इज अबाउट अ प्लैंक्स लॉ। अब इसी प्लैंक लॉ की बेसिस पे अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ किसके किसके बीच में, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और लैम्डा के बीच में फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। ये देखिए, इसी चीज को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, लेकिन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज द आउटपुट ऑफ अ प्लैंक्स लॉ। ध्यान से समझिएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको टोटल इमिसिव पावर बताता है, प्लैंक्स लॉ आपको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बताता है। और विंस डिस्प्लेसमेंट ने क्या देखा, उसने ये ऑब्जर्वेशन किया, जब अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, क्लियर, इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर? डिफरेंट वेवलेंथ, जो मैंने फार्मूला भी इसके पहले लिखा था, उस फार्मूले में ये लैम्डा रखेंगे, तो पर्टिकुलर डिफरेंट लैम्डाज हैं, वो लैम्डा रखेंगे तो ये ईवी लैम्डा होगा, और उस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को आप पहले 100 केल्विन लीजिए, फिर टेम्परेचर 300 केल्विन लीजिए, और फिर आप यहाँ पर डिफरेंट लैम्डा लीजिए और उसके हिसाब से ईवी लैम्डा निकालिए। तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्लॉट होता है। क्लियर? अब ये ग्राफ का ऑब्जर्वेशन देखिए, इस ग्राफ में ऑब्जर्वेशन अगर आप देख रहे हैं वो ये कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, मान लिया हमने 100K के लिए पहले देखा, ये टेम्परेचर हमारा फिक्स है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने 100K के लिए यहाँ से स्टार्ट किया। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पर लिखा था, मैं उस फार्मूले को एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। दिस वन इज EB लैम्डा T इज इक्वल टू क्या था, C1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 5। ठीक, और ये क्या था, एक्सपोनेंशियल टू द पावर, दिस इज C2 बाई लैम्डा T, लैम्डा T माइनस 1। ये आपका इक्वेशन था वहाँ पर जो आपने लिखा था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे मैं लैम्डा बढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो आप यहाँ पर देखें, ये लैम्डा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये e टू द पावर में है। क्लियर? तो आप देखेंगे इनिशियली जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। एक मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्यों रिड्यूस हो रही है? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ वैल्यू के बाद, चूंकि ये वैल्यू -1, एक से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव मतलब स्लोप इसका रिड्यूस करने लगेगा। तो यहाँ फर्दर आप देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस के बाद ये वैल्यू रिड्यूस करती जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपका जो मैक्सिमम जो आपकी इमिसिव पावर आएगी वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये पावर थी मैक्सिमम,
और उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम पावर बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, और वो चीज़ पहले भी टोटल इमिसिव पावर से भी क्लियर है। दैट मीन्स ई बी लैम्डा टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इमिसिव पावर बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ में इनिशियली लैम्डा बढ़ाने पर तो ई लैम्डा बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम वैल्यू दिस वैल्यू इज रिड्यूस ड्यू टू दिस फंक्शन। क्लियर? अब पर्टिकुलर आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। क्लियर? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो इसके पीक्स देख रहे हैं हर एक टेम्परेचर पर, वो पीक देखिए, पहले ये इस लैम्डा के लिए आया, अगला पीक आप देखिए इस लैम्डा के लिए आया, फिर अगला पीक आप देखिए फिर ये इस लैम्डा के लिए आया, फिर अगला पीक आप अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर है, और फिर अगला पीक अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज लाइक दिस। अगला पीक आप देखेंगे तो ये ऐसे है, अगला पीक आप देखेंगे तो क्या है, ये ऐसे है। दैट मीन्स what it signifies? It signifies the maximum, क्या signify कर रहा है? The maximum E lambda, E B lambda जो maximum value है वो maximum value lower wavelength के लिए आती है। क्लियर? लोअर वेवलेंथ की आती है, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम तो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो मैक्सिमम आया है वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ के लिए आया? लेस वेवलेंथ के लिए आया। देखिए आप 100K पे देखिए तो ये था वेवलेंथ, जब आपने इसको 300 किया तो कम वेवलेंथ पर ये मैक्सिमम पर पहुंच गया। इज दैट क्लियर? यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्वाइट ऑब्वियस कि आपका ई बी लैम्डा बढ़ता है, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा के, यानी कम लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो पीक्स हैं ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ एट अ हायर टेम्परेचर आपको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर देता है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप अगर इनके पीक्स को देख रहे हैं तो इनका पीक्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसको इसी स्ट्रेट लाइन को जो अगर मैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूँ, इसी स्ट्रेट लाइन को विंस ने क्या किया, फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात किया, क्योंकि ये जो टेम्परेचर कंसीडर किया गया है 5800 केल्विन, दिस इज द सोलर टेम्परेचर। तो सोलर टेम्परेचर जब आपने निकाला यहाँ पर, सोलर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर आपने यहाँ पर देखा है, तो इस सोलर टेम्परेचर पर आपने देखा, अगर मैं इसमें क्या करूँ, मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यही चीज़ जो यहाँ पर आई है इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है और मैंने जो ऑब्जर्वेशन देखे हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या है, on an increasing wavelength at a specified temperature the spectral emissive power first reached maximum and then decrease. For lower wavelength and higher temperature the black body emits maximum emissive power. At any wavelength the emitted radiation increases with temperature increases. As the temperature increases the curve shift to the left to shorter wavelength region. यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है वो फार्मूले के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने लैम्डा की पावर को ऊपर कर लिया, तो ये ई बी लैम्डा है। अब इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्लोप है यहाँ पर, तो इस स्लोप में आप देखेंगे तो डेल ई लैम्डा डेल ई स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर टू द डी लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दें, तो अगर इसको आप 0 करेंगे तो क्या निकलेगा, दिस इज C2 लैम्डा टी शुड बी इक्वल टू 4.965, अगर आप इसको करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो आपका यहाँ पर जो लैम्डा C2 की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। C1 की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर C2 की वैल्यू रख लीजिए, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा। तो कितना मैक्सिमम, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वो निगेटिव आएगा। दैट मीन्स अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वो निगेटिव आया तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर जो वैल्यू आई है उस पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो लैम्डा टी जो आया, लैम्डा टी फंक्शन ने माना हुआ है, लैम्डा टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दिस इज C2 डिवाइडेड बाई 4.965, तो C2 की वैल्यू रखेंगे तो दिस इज 4897.8, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 2898 लिख सकते हैं, 2898। इसी को विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला जाता है, यानी हर एक पोजीशन पर, ये मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन हर एक पोजीशन पर लैम्डा टी इज अ कांस्टेंट, लैम्डा टी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। क्लियर? लैम्डा टी शुड बी कांस्टेंट, यही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 2897.8 माइक्रोमीटर केल्विन।
तो विंस डिस्प्लेसमेंट ने ये कहा कि जो ये ओरिजिन शिफ्ट हो रही हैं, क्लियर, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, दिस should be always a constant value. It's not a function of wavelength or something. It's a constant value, and the maximum possible value is 2897.8. This is called the Wiens displacement law, in which the product of a wavelength and thermodynamical temperature of a surface is always constant. Clear? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. इसमें कभी कभी कैलकुलेट करने को आ जाता है कि फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ या फाइंड आउट द वेवलेंथ एट सोलर रेडिएशन फॉर विंस डिस्प्लेसमेंट. तो सोलर रेडिएशन के केस में आपको टी मालूम होना चाहिए, 5800 केल्विन होता है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द विंस डिस्प्लेसमेंट. लेट अस डिस्कस अबाउट द इमिसिविटी. सो व्हाट इज द इमिसिविटी? अब मैं जो आपसे कह रहा था कि मैं अभी तक ब्लैक बॉडी बात कर रहा हूँ, तो चूंकि मुझे ब्लैक बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल बॉडी का कितना होता है. तो रियल बॉडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इमिसिविटी के टर्म्स में करके किया जाता है. इमिसिविटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. इमिसिविटी क्या है? इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. क्लियर? इन दोनों का रेशियो कहलाता है इमिसिविटी. इसको क्यों डिफाइन किया गया है? इसको रियल बॉडी के लिए डिफाइन किया गया है. ये इमिसिविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? आप लैब में आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किसी भी रियल बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है. डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो EB वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन E. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. क्लियर? इमिसिविटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी. क्यों? क्योंकि इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इमिसिव पावर ऑफ अ रियल बॉडी. This E is referred as the emissive power of a real body, and this is referred as the emissive power of a black body. So it is a dimensionless quantity and always less than 1. It may vary with temperature and wavelength, and for a black body the emissivity is equal to 1. Definitely अगर ब्लैक बॉडी के बारे में बात किया जा रहा है तो मैंने कहा कि लेस देन 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी EB की? 1. क्लियर? The emissivity of a real surface is changes if the direction of emitted radiation is changed. डेफिनेटली मैंने अभी आपको ब्लैक बॉडी में और रियल बॉडी में आपको ये दिखाया था कि हर एक डायरेक्शन पर एमिशन अलग अलग होता है. रियल बॉडी का, ब्लैक बॉडी में चूंकि वो डिफ्यूज एमिटर होता है इसलिए हर डायरेक्शन में वो एमिशन सेम दिखाता है. लेकिन चूंकि रियल बॉडी में देखेंगे तो रियल बॉडी में ये चीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और यही डायरेक्शनल डिपेंडेंसी हमको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, वो है शेप फैक्टर, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा. तो इमिसिविटी आपको समझ में आई. अब मैं जल्दी से बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बॉडी की. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडी? देखिए, टाइप्स ऑफ बॉडी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं. इसमें एक बॉडी कंसीडर करें, कोई भी एक जनरल बॉडी है. उस जनरल बॉडी में कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन अगर आता है, तो अगर ये रियल बॉडी है, अगर ये ब्लैक बॉडी होती तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन अगर ये रियल बॉडी है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन आया उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट इससे ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर मैंने 3 फ्रैक्शंस बताए हैं, और वो फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? दैट इज एब्जॉर्बिटी. इनको मैं क्यों एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी मैंने बोला? देखिए, सबसे पहला पोर्शन, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी. कौन सा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है? देखिए, पहले मैं ये चीज़ पहले ये लिखता हूँ. इसमें अगर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, इनकमिंग एनर्जी इज इक्वल टू आउटगोइंग एनर्जी, तो इनकमिंग एनर्जी इज G, आउटगोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी GA, रिफ्लेक्टेड एनर्जी GR एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी GT. तो मैं इसको अगर G से डिवाइड कर दूं तो दिस इज 1 GA अपॉन G प्लस GR अपॉन G प्लस GT अपॉन G. तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है. दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द अल्फा, दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द रो, एंड दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द टाउ. यहाँ पर अल्फा क्या है? एब्जॉर्बिटी. रो क्या है? रिफ्लेक्टिविटी. एंड टाउ क्या है? ट्रांसमिसिविटी. ये क्या बताते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस व्हिच इज टर्म्ड एज द एब्जॉर्बिटी. यानी अल्फा क्या है? ये एक फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है कि 100 एनर्जी आई, उसमें से 20 एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो गई तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.2. क्लियर? तो ये 0.2 इज द एब्जॉर्बिटी ऑफ दैट मटेरियल. क्लियर? द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द सिस्टम. अगर 100 एनर्जी आई है और उसमें 40 एनर्जी वापस चली गई तो कितना फ्रैक्शन हुआ? दिस इज 0.4. क्लियर? तो 0.4 क्या हो जाएगा? इट्स अ रिफ्लेक्टिविटी. एंड सिमिलरली कि अगर उसमें 60 जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट हो गई तो 0.6 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा. इसको हम लोग ट्रांसमिसिविटी बोलते हैं. और इसी की बेसिस पे बॉडी इसको डिफाइन किया जाता है. सबसे पहले मैं ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आइडियल बॉडी है.
तो ब्लैक बॉडी का क्या मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ब्लैक बॉडी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब, यानी 100 एनर्जी आई और 100 एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, दैट मीन्स देयर इज नो पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, देयर इज नो पार्ट इज ट्रांसमिटेड। तो ब्लैक बॉडी को क्या होगा, इट इज परफेक्टली एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन and there is no part of incident radiation is reflected back nor transmitted through the surface. So black body के केस में अगर आप देखो तो चूंकि अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस रो और टाउ को 0 होना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू 0 एंड टाउ इज इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू 1। वाई? बिकॉज जितना भी एनर्जी आई उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो अल्फा इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जी हो गया, तो जी ए बाई जी, दैट मीन्स जी बाई जी इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? व्हाइट बॉडी के केस में अगर देखें तो व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें सारा का सारा जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा और कोई भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये तीनों बॉडी जो मैंने लिखी है ये आइडियल कंडीशन के लिए है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता। व्हाइट बॉडी कौन सी है? व्हाइट बॉडी का मतलब वो होता है जिसमें सारा का सारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब ना हो, कोई पार्ट भी ट्रांसमिट ना हो, यानी एब्जॉर्बिविटी उसकी और ट्रांसमिसिविटी शुड बी इक्वल टू 0। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। इट इज अ परफेक्टली रिफ्लेक्टर फॉर इंसिडेंट रेडिएशन एंड देयर इज नो पार्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी। सो फॉर द व्हाइट बॉडी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, व्हाइट बॉडी के लिए रो इज इक्वल टू दिस, रो इज इक्वल टू 1 विच मीन्स दैट इज अल्फा इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये व्हाइट बॉडी के केस में कंसीडर करते हैं। अगली बॉडी है ओपैक बॉडी। ये तीनों बॉडी एक आइडियल कंडीशंस के लिए फॉलो की जा रही है। ओपैक बॉडी, ओपैक बॉडी वो बॉडी होती है इट नो इंसिडेंट रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी देन बॉडी इज ओपैक, यानी वो बॉडी जिसमें ट्रांसमिशन पोर्शन यानी ट्रांसमिटेड रेडिएशन 0 होगा, यानी उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कोई पार्ट ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर ऐसी बॉडी, ऐसा प्रॉपर्टी किसी बॉडी में है तो उसको हम लोग ओपैक बॉडी बोलते हैं। यानी अगर ट्रांसमिट नहीं होती है तो ट्रांसमिसिविटी उसकी जो होगी वो 0 हो जाएगी, विच मीन्स अल्फा प्लस रो शुड बी इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से आप बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई रियल बॉडी के बारे में बात करूँ, दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखिए मैंने जैसे अल्फा, रो और टाउ को मैंने फिर से यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। Solid do not transmit the most of thermal radiation. Only visual range of thermal radiation transmit through some transparent solid. जैसे आप ग्लास को आप कंसीडर करिए तो ग्लास में आपका विजुअल रेंज तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कोई भी रेडिएशन, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर बहुत मोटा ग्लास कंसीडर करें तो ग्लास के उस पार आपकी हीट नहीं ट्रांसफर होती है, लेकिन आप चूंकि आर पार उसको देख पा रहे हैं इसलिए आपका विजुअल रेंज ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? लेकिन अगर आप सॉलिड को कंसीडर करें, कोई भी सॉलिड, इंसुलेटेड सॉलिड आप कंसीडर कर रहे हैं तो ना तो आप उसके पार देख पा रहे हैं ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही, तो इस तरह को हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ परफेक्टली ओपैक बॉडी। लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज है तो क्या उसको ओपैक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। किस केस में? देखिए, थर्मल रेडिएशन, ओनली विजुअल रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट थ्रू सम ट्रांसपेरेंट सॉलिड बट इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ सॉलिड। If higher thickness solid, then most of the thermal radiation is not transmitted, but for thinner solid, thermal radiation can transmit. Generally, glass and liquids are considered as the opaque body. अब ये चीज़ आप कहेंगे कि सर ग्लास को और लिक्विड को आप कैसे ओपैक बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें तो हम लोग विजुअल रेंज में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा थर्मल रेडिएशन में मैंने कहा था आपसे कि एक तो उसका विजुअल रेंज और मैक्सिमम पोर्शन किसका रहता है? इंफ्रारेड रेडिएशन का रहता है, और कम पोर्शन किसका है? अल्ट्रावायलेट का। तो अबाउट मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो इंफ्रारेड का अगर कोई भी ग्लास उसको रोक लेता है, और ये कैसे रोक पाएगा? अगर उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, या लिक्विड की बॉडी की थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो वो अगर इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक ले रहा है तो उसको हम लोग ओपैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस के लिए, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं ग्रे बॉडी की। ग्रे बॉडी इज अ रियल बॉडी। इसका क्या मतलब है? When the radiative properties such as absorbivity, that is alpha, reflectivity and transmissivity of the body at surface is uniform over the entire wavelength, यानी सारी वेवलेंथ के लिए अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम लोग ग्रे बॉडी बोलते हैं। और ग्रे बॉडी इज ऑल्सो डिपेंड एज whose absorbivity of the surface does not vary with temperature and wavelength। यहाँ पर मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी है, इसमें स्पेसिफिकली एब्जॉर्बिविटी के बारे में कहा गया है। लेकिन अगर एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी बॉडी की जो है वो
हर एक वेवलेंथ के लिए सेम आती है, यानी अगर लैम्डा 1 ड्रॉप करो तब भी उसकी एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी जो है, और अगर आप लैम्डा 2 ड्रॉप करो तब भी वही एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी है, तो उसको हम लोग ग्रे बॉडी बोलते हैं. दैट मीन्स अल्फा is equal to alpha lambda is equal to constant. Clear? Any colored body changes absorptivity as per wavelength, then alpha and alpha d is not equal to. Generally real surface is treated as the gray body. Clear? इस चीज को हम लोग फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे. So this is about this lecture. This is a introduction lecture basically, और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे. And definitely thank you for watching this lecture.